हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे आयन जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या वे आयन जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखने का एक तरीका है, अनुचुंबकीय पदार्थ के शुरुआत में भी छोटा अक्षर है और अयुग्मित में भी छोटा अक्षर है। तो अन्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे Cu प्लस प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। Cu प्लस प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जबकि Cu प्लस प्लस अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसे समझाना है। तो देखिए, Cu प्लस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जबकि Cu प्लस अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम Cu प्लस और Cu प्लस प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सभी लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो? बोलिए। जो लोग निकाल लेते हैं, हमारे साथ निकालिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Cu प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है? 29। देखिए, 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 1। 2 8 18 1। अब हम करते क्या है? एसपीडीएम में करते हैं, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएम में यही होगा। अब हमें निकालना है Cu और Cu में। देखिए, Cu प्लस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो Cu प्लस का तात्पर्य ये होता है कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। यही तो है। तो बचेगा शेष इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। अब देखते हैं कि सबसे बाहरी उपकोष है 3d। कौन सा है? 3d। अब बताइए, d उपकोष में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? d उपकोष में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? तो 3d10 के लिए बन जाएगा, ऑर्बिटल बनते हैं 5। ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किस उपकोष में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, कितने बनते हैं, सारी बातें बता चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 बन गए। अब क्या करते हैं? ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इन ऑर्बिटलों में हम प्रवेश करते हैं।
कोई ये बोलेगा कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवेश करते हैं वो किस नियम से प्रवेश किए जाते हैं? किस नियम से? हुंड के नियम से। किसके नियम से? हुंड के नियम से। और हुंड का नियम जो होता है वो हम बता चुके हैं। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया। इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उनको पुनः अब हम प्रवेश कराएंगे। और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो चक्रण या स्पिन जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करते रहते हैं। अब देखिए तो 3d10 में जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी ऑर्बिटल में कैसे हैं इलेक्ट्रॉन? युग्मित हैं। कैसे हैं? युग्मित हैं। तो 3d10 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। जब 3d10 में सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों मतलब सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3d10 में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वह आयन किस पदार्थ का काम करता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का काम करता है। इसीलिए Cu+ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। समझ में आ रहा है? अब हम Cu++ की चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया? तो देखिए अब हम Cu++ की बात करते हैं। Cu++ का तात्पर्य है कि बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बाह्य कोश में जब 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा से निकल जाएगा। अब बाहरी कोश ये बचेगी, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक, तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। कितना आएगा? 3d9। ठीक, अब क्या करते हैं 3d9 के लिए क्या होता है? इसमें भी द्वीप कोश होने के कारण 5 ही ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5। और हुंड के नियम से हम 9 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? तो 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। हम कह सकते हैं Cu++ में एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित है। और जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इस ट्रिक से छोटा, इसके भी शुरुआत में है, तो कौन सा चुंबकीय गुण होता है जिसमें छोटा आता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो Cu++ कैसा होगा? नहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसा होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो क्वेश्चन क्या था कि Cu+ प्रतिचुंबकीय है जबकि Cu++ अनुचुंबकीय है। क्यों? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये सब करके दिखा देंगे। ये सब लोग कर लोगे। Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Cu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी लोग निकाल लोगे। ठीक, जब इतना सब हो जाएगा इसके बाद क्या करोगे? या भाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, अर्थात Cu+ में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cu+ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कार्य करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कार्य करता है। जबकि Cu++ में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण या
अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करता है। सभी लोगों को समझ में आ गया कि प्रतिचुंबकीय कोई आयन दिया हो, कोई भी आयन दिया हो और पूछ दे कि बेटा बताइए क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा, तो सभी लोग निकाल लोगे कि कौन सा आयन किस प्रकार का व्यवहार करता है। निकाल लोगे सभी लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब या तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है या इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जैसे अगर पूछ दे बताइए क्रोमियम Cr प्लस, पूछ दे कि Cr प्लस प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर पूछ दे Cr प्लस प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या अनुचुंबकीय पदार्थ, तो तुम लोग क्या बताओगे? तो सबसे पहले हम Cr प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। Cr प्लस का कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेगा, जो लोग कर ले तो डायरेक्ट कर सकते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्रोमियम क्या करते हैं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और 24 क्या होता है 2 8 13 1 ये होता है। तो देखिए sp-Dm में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और 4s1। ठीक, अब क्या करते हैं तो Cr प्लस का हो जाएगा तो ये लास्ट वाला निकल जाएगा तो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। ठीक, अब क्या करते हैं 3d5 के लिए यहां पे ड्यूब कोष होने के कारण 5 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 5, 1 2 4 और ये 5 ऑर्बिटल हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर देते हैं। ये हुंड जी ने बताया था। अब क्या करते हैं तो 3d5 के लिए ये बनेगा आलेखन। अब देखिए 3d5 में बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। देखो सभी अयुग्मित ही तो हैं, तो 3d5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 है। अच्छा, तो बताइए कि अगर किसी आयन में या Cr प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कि नहीं है? Cr प्लस में यहाँ पे संख्या नहीं, संख्या से नहीं मतलब है कि 5 है 4 है 3 है 10 है 15 है, पता नहीं कितने हैं, इससे नहीं मतलब है। अपने को सिर्फ ये मतलब है कि Cr प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो Cr प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cr प्लस जो होगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर Cr प्लस में युग्मित इलेक्ट्रॉन, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कार्य करता, लेकिन यहाँ पे Cr प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा। समझ में आ गया? तो हम नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वीडियो में बहुत सारे 15 आयन बोले थे। 15 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने पूछा था, और वही 15 आयनों में तुम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ छांट के लाओगे। समझ में आ रहा है? और जिस आयन के बारे में प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ ना निकाल सकना, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना और उस पर हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।